नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत आज हम भारत के भूगोल में भारत के अंदर विविधता में एकता अर्थात यूनिटी इन द डाइवर्सिटी की इतनी विविधताएं हैं भारत के अंदर, फिर भी हम यहाँ पे एकता पाई जाती है, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। विविधता में एकता की जब चर्चा होती है तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं कि भारत मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास स्थल रहा है, अर्थात यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति फली फूली हैं और दुनिया के अनेक क्षेत्रों में यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों ने उसको माना है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वहाँ पे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है, संस्कृति है, सभ्यता है, वो भारत से ही गई है। यहाँ पे भौगोलिक स्वरूप में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, उसके साथ में ये कुछ निम्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जिसमें हम देखें कि एक है भूगर्भिक संरचना संबंधी विविधता, दूसरी है जलवायु संबंधी विविधता, तीसरी जैविक संपदा संबंधी विविधता, फिर सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक क्रियाओं में विविधता। ये कुछ 5 प्रकार की विविधताओं का उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें हम एक एक का अध्ययन करते हैं। पहली है भूगर्भिक संरचना विविधता। भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि जो भूगर्भ है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, किस प्रकार के उच्चावच हैं। तो भारत को हम समझें कि यहाँ पे भूवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी विविधताएं हैं। अगर हम देखें कि दक्षिण के अंदर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, जो क्रेटेशियन काल में लावा का जो उद्गारी उद्भेदन हुआ था उसके जमने ठंडे होने से बना है। तो उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत है, जो नवीन पर्वतमाला है, जो तैथिस भूसन्नति में संपीड़न के पश्चात उसका निर्माण हुआ है। हम देखें कि दक्षिण भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है, उनके अंदर विविधता है। तो उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसका भूवैज्ञानिक इतिहास नया है और उसकी जो चट्टान है उसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, साथ ही खनिजों का अभाव है। ये जीवाश्म इस बात का सबूत है कि कभी यह स्थान किसी सागर और महासागर में रहा था। तो अगर हम टोटली इंडिया को देखें भूगर्भिक संरचना के आधार पर, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भू आकृति, एक तरफ बहुत प्राचीन पठार है तो दूसरी तरफ नवीन पर्वतमाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्लाइमेट संबंधी विविधताएं, तो भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु स्थित है और दोनों कटिबंधों में स्थित होने के कारण भारतीय जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मानसूनी क्लाइमेट पाई जाती है। अगर हम जलवायु की विविधताओं में चर्चा करें तो एक और भारत में ऐसे स्थान हैं जैसे मेघालय का मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ पे लगभग 1187 सेंटीमीटर और 1142 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो वही राजस्थान में अगर जैसलमेर का सम क्षेत्र देखें तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दूसरी ओर अगर ग्रीष्म काल में हम देखें तो राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। तो वहीं उसी समय शिमला में और मंसूरी नैनीताल के अंदर तापमान सामान्य रहता है। तो यहाँ पे अगर हम यूँ कहें कि विश्व की समस्त प्रकार की क्लाइमेट भारत के अंदर पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे एक ही समय विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट है जो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखें कि जैविक संपदा संबंधी जो विविधता है, तो उसमें हम देखें कि भारत प्राच्य अर्थात प्राचीन जैव भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जैव विविधता मिलती है।
अगर हम दुनिया के 35 हॉट स्पॉट की चर्चा करें तो उसमें से 4 भारत के अंदर हैं, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सूडलैंड जो निकोबार द्वीप समूह के पास में है। ये 4 हॉट स्पॉट भारत के अंदर हैं जो दुनिया के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो नैनीताल की फूलों की घाटी और केरल की शांत घाटी अपनी विशिष्ट जैविक संपदा के लिए पहचान रखती है। तो दूसरी तरफ वनस्पति के हिसाब से अगर हम देखें तो आसाम, मेघालय और पश्चिम घाट के अंदर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इसके विपरीत अरावली के समानांतर मध्यवर्ती दक्कन की पठार में स्टेपी और राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। ये इस बात के प्रमाण हैं कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक संपदा संबंधी विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम देखें कि सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधताओं में हम अगर देखें कि किस प्रकार की जो विविधताएं हैं तो उसमें हम देखें कि भारत के अंदर विभिन्न जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। अगर कश्मीर में देखें तो कश्मीरी, पंजाब के अंदर पंजाबी, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी, राजस्थान के अंदर राजस्थानी और मारवाड़ी, गुजरात के अंदर पश्चिम में सिंधी, गुजराती, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, कर्नाटक के अंदर कन्नड़, कोंकण, केरल के अंदर मलयालम, तमिलनाडु के अंदर तमिल, आंध्रा के अंदर तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, तो छत्तीसगढ़ के आसपास गोंडी, उड़ीसा में उड़िया, संथाल, मैथिली, बिहारी, मगधी, बंगाली, ये इस प्रकार की यहाँ भाषाएं विभिन्न प्रकार की हैं जो बोली जाती हैं। भारत को अगर भाषाई आधार पे हम देखें तो यहाँ पे इंडो आर्यन भाषा, द्रविड़ भाषा, सीनी तिब्बती भाषा और ऑस्टिक भाषाई क्षेत्रों में बांटा गया है। और भारतीय संविधान में की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे रखी है। इस प्रकार अगर हम चर्चा करें तो देश में धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाई समुदाय के लोग हैं जो व्यापक रूप से भारत में पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर सामाजिक एकता तथा भाषा और बोली से जो प्रादेशिक पहचान की जो विविधता है उसके बाद भी यहाँ पे एकता देखने को मिलती है। ये भारत को सांस्कृतिक विविधता प्रदान करती है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न भाषाओं के भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं और लंबे समय से ये हमारी संस्कृति की पहचान रही है, भारत की ये पहचान रही है। नेक्स्ट हम देखें कि आर्थिक क्रियाओं में विविधता, तो उसमें हम देखते हैं कि भारत के अंदर आर्थिक विकास का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे कृषि है, खनन है, उद्योग है या परिवहन है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। उसके अंदर हम देखें कि भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, मृदा की भिन्नता, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता से कृषि का जो क्षेत्र है उसके अंदर विविधता पाई जाती है। आज भी हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्थानांतरणशील कृषि होती है, तो पश्चिम राजस्थान में शुष्क और गंगा जो ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं वहाँ पे गहन निर्वहन कृषि की जाती है। और आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नीलगिरी, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में अगर हम देखें पश्चिम घाट में तो यहाँ पे बागाती कृषि की जाती है। तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, परिवहन, खनन, उद्योग, कृषि के क्षेत्रों में। ये भारत में आर्थिक क्रियाओं में विविधता प्रदान करती है। लास्ट में हम देखें कि इंटीग्रेट इंडिया की इतनी विविधताओं के बाद भी कि इतने प्रकार की विविधता इंडिया के अंदर है कि भौगोलिक विविधता है, जलवायु संबंधी विविधता है, आर्थिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है,
भाषाई धर्म के अनुसार विविधता है, जैविक संपदा में विविधता है, फिर भी हम एकजुट हैं। दुनिया के लिए हम एक उदाहरण हैं कि हम किस प्रकार से एकता में रहते हैं। तो अगर हम देखें कि एशिया महाद्वीप में भारत की अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, पश्चिम में थार का मरुस्थल है, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत को एक अलग ही भौगोलिक पहचान देते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण भारत में महाद्वीपीयता के गुण नज़र आते हैं, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत के अंदर जो मानसूनी क्लाइमेट है वो देश को एकता के स्वरूप में पिरोती है, तो कर्क रेखा इसे 2 कटिबंधों में बांटती है। यहाँ विभिन्न ऋतुएं हैं, वर्षा में भी अंतर है, लेकिन एक रूप में भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु के नाम से जानी जाती है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रित स्वरूप भारतीयता के रूप में देखने को मिलता है कि इतनी विविधताओं के बाद भी हम सब एक भारतीय के रूप में हैं। यहाँ अगर हम इतिहास देखें तो लंबे समय तक बाहरी लोग आते जाते रहे हैं, उनके सांस्कृतिक लक्षणों को हमने आत्मसात किया है और मिलजुल के भारतीय संस्कृति एक विशिष्ट रूप में उभरी है, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, समानता, सत्कार, सहअस्तित्व आदि मूल्यों से समृद्ध है। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, यहाँ के लोगों की ये विशेषता है। यहाँ विभिन्न धर्म और भाषा होते हुए भी लोग भारतीय मानवता पे आधारित एक मंच पे रहते हैं। तो हम टोटली अगर देखें तो इतनी सारी विविधताओं के बाद भी हम सब एक भारत है, एक भारत के रूप में रहते हैं। ये हमारी विशिष्ट पहचान है जो पूरी दुनिया के लिए एक अनुपम उदाहरण है। थैंक यू।